Hello, good evening, everyone. So, we have done till formal agencies. Today, we are going to start with the topic and the concept of school as a formal agency. I am sharing the screen. Please let me know if the screen is visible. I request you to give some positive reactions so that I will know that the screen is visible. Yes, screen is visible. Yeah, okay, thank you. Okay, so here, you have to understand school as a formal agency. हम यहाँ पर यह समझ रहे हैं कि स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी है, जैसे कि पहले ही हमें पता है कि फॉर्मल एजेंसी क्या होता है। फॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी होती है जहां पर हम एक सिस्टमैटिक सेटअप को समझने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा सेटअप जो एक सिस्टम से चलता है या सिस्टम से मैनेज होता है। द सेटअप विच इज ऑर्गेनाइज्ड और रन बाय अ सेटअप सिस्टम और अ मैनेजमेंट। ओके, तो कोई भी सिस्टम अगर होता है तो वो एक फॉर्मूला प्लानिंग के साथ चलता है ना। तो जैसे प्रॉपर फॉर्मूला है, सिस्टम है, सेटअप है कि भैया ऐसा होना है, फिर इसके बाद ऐसा होना है, इसके बाद ऐसा होना है। तो वो एक पूरा पूरा फॉर्मल सेटअप होता है। सो दैट बिकम्स द होल फॉर्मल सेटअप। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मल सेटअप है उसका ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये फॉर्मल सेटअप को हम फॉर्मल एजेंसी का रूप देते हैं। प्लीज वेट, आई थिंक सम मैसेजेस पॉपिंग अप। या, ओके, सो वी गिव इट एज अ फॉर्मल एजेंसी। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम देखे थे। स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे फॉर्मल एजेंसीज होते हैं। दीज ऑल आर द फॉर्मल एजेंसीज। ठीक, अब नाउ ये जो फॉर्मल एजेंसीज होती हैं इनका कैसा और किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग होगा उसको हम समझेंगे। जितनी भी फॉर्मल एजेंसीज हैं, it has scrolled down. So it's chapter 3. Yes. Now it has come. Yes. सो इसमें ये कहना है कि जो हमारा ईसीसी सेटअप है वो ऐसा सेटअप है कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या बच्चे को फॉर्मल सेटअप दे सकते हैं और क्यों देना है। व्हाई? बिकॉज इफ वी ट्रेन देम वी आर एक्चुअली गिविंग द ट्रेन्ड एजुकेटर्स। These are going to enable cognitive development of the child, social, emotional, and the overall holistic development of the चाइल्ड। ठीक, अब नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के दौरान क्या क्या चीजें बच्चों को आनी चाहिए। व्हाट ऑल आर द थिंग्स विच शुड कम इन द फॉर्मल एजुकेशन सेटअप। So, the main and the important part is
लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड सोशल स्किल्स, ये स्किल्स आना चाहिए। जब तक ये स्किल्स अच्छे से नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा, तब तक आप बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन सेटअप पर नहीं देख पाएंगे। फिर तो वो बच्चा प्ले वे खेल रहा है और वो कुछ सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ये तीन चीज, सोशल बॉन्डिंग, लिटरेसी दैट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग, और एटलीस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लेटर्स एंड द नंबर्स along with the numbers in numeracy। ठीक। नेक्स्ट जो है, हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है फॉर्मल सेटअप में। तो जैसे कि जो हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट सेटअप और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, मोटर स्किल्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ हम इन सारे स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ती हैं। It is actually developed by encouraging children to explore, to engage them in different activities, and learn through different areas of development। अब हम जब हम लर्निंग करते हैं, तो ये लर्निंग प्रॉपर प्ले एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। So this type of learning is play and direct instruction। Okay, so when we talk about the play and the direct instruction, it will work on the proper setup। Okay, now what are the significant roles that play in the ECC? So both ECC का क्या important role है? So the schooling and the socio-economic status। जब हम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, so in schooling the socio-economic status plays a very important role। Next, we move on to the socialization and the emotional development of the child in the ECCE। So, when we talk about the social development, here interaction with the peers, sharing their resources, following instructions, and understanding the various life skills develop the emotional and the social power of every child। ये सारी चीज बच्चों की सोशल पावर्स को डेवलप करती हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हैं, लाइक क्लासरूम routines, different types of group plays, collaborative learning, and different autonomies and responsibilities, अलग अलग autonomies और responsibilities। ठीक है, तो ये हुआ स्कूल का काम। देखो पूरे चैप्टर में हम क्या समझ रहे हैं कि फॉर्मल एजेंसी के रूप में स्कूल का क्या सिग्निफिकेंस है और स्कूल क्या क्या कर सकता है। what all things the school can do and what is the significance। So when we talk about all these aspects, सो फर्स्ट हम लोगों ने देखा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड हम लोगों ने देखा एक्टिविटीज, तीसरा हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। अब हम देख रहे हैं सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चों को बौद्धिक विकास और साथ साथ में भाषा के विकास पर प्रेरित किया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं, तो बौद्धिक विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल मेंटल कैपेबिलिटी। ओके, सो ओवरऑल मेंटल कैपेबिलिटी पे जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, तो ये इसमें क्या होगा कि जो बुद्धि की क्षमता है वो उसको ग्रो करता है। जब हम सीरिएटिंग, सॉर्टिंग, पैटर्नरिंग, मैचिंग ऐसी कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, उससे जो है माइंड ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर रीडिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, vocabulary, that means different types of new words or the vocabulary words,
तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, प्रॉपर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और प्रॉपरली हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, और किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद में टीचर्स का क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन दिस। टीचर का क्या रोल है इसमें। So here the teacher plays a very important role in the early childhood schools, because the teacher is the one who is understanding the child. The teacher is the one who is developing the child's overall domains. टीचर जो है अलग अलग डेवलपमेंट एरियाज पर काम करती है, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग डेवलपमेंट सोर्सेज पर काम करती है। और टीचर जो है पूरी तरीके से बच्चों को स्टिमुलेट करती है, री देती है, पूरी तरह से सपोर्ट करती है, सपोर्टिव होती है। टीचर के पास में एक डिजाइन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको वो फॉलो करती है, और हर एक बच्चे पर अपना गाइडेड मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। टीचर मदर्स की तरह फॉर लव को फॉस्टर करती है, इसके साथ साथ में उनके सोशल बिहेवियर को ध्यान रखती है। द चाइल्ड ऑल्सो फील सिक्योर्ड विद द टीचर आफ्टर मदर। मदर और फादर जब छोड़ के बच्चे को चले जाते हैं तो बच्चा सबसे ज्यादा अगर सिक्योर अपने आप को फील करता है तो सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास में। तो यहाँ पे टीचर का ICC में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमको ये समझना है कि हाउ स्कूल सपोर्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। अब स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्या सपोर्ट करते हैं, तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, कल्चरल एंड ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पर को करने का बस एक ही जगह है, वो है स्कूल। क्योंकि स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी है, इसीलिए वहां पे एक प्रॉपर सेटअप होता है, वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको सब फॉलो करते हैं। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाउंडेशनल स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो तभी ही आती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को हम ओवरऑल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करें, जहाँ पर बच्चे बेसिक FNL को समझ सकें। द बेसिक FNL आर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये सारी चीजें आना जरूरी है। नेक्स्ट वी कम अपॉन द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट टीम वर्क के साथ में, शेयरिंग एंड केयरिंग के साथ में आ सकता है। एंड देन नेक्स्ट इज टेकिंग टर्न। टेकिंग टर्न मीन्स बच्चे को अपनी बारी का इंतजार करना है, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, वो भी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। अलग अलग टाइप की फीलिंग्स और इमोशंस होती है जो बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं और कई बार डीमोटिवेट भी करती हैं। अगर बेसिकली बात करें तो फ्रस्ट्रेशन, जॉय, एंगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैडनेस, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है इमोशंस को मैनेज करती हैं। Next is physical development. Yes, school is also a place which work upon the physical development with respect to fine motor skills and gross motor skills. जहाँ पर हम बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स में कलरिंग, पेंटिंग, पेपर टेयरिंग, पेपर क्रशिंग and different types of eye hand coordination activities we are doing. So with these physical exercises, the school becomes a general part of the formal agency to develop in the domain of physical development. The next is the gross motor skill development. In the gross motor skill development, the overall body development happens. When we talk about different types of concentration and different types of activities where the person is very much involved in the different things and not involved socially, so they may create stress, and the stress can be removed with the some systematic activity, and school is one of those.
Last but not the least, the moral and the ethical values, and these are very, very important. Everybody must have these moral values where fairness doesn't mean that you are very much, witish and you're very much beautiful. No, fairness means to have a fair behavior. Like if we are giving something to a child who is small, then you also have to give the same thing in the same amount to the another. That means you have to be fair in your judging, fair in your ideas, and fair in all your beliefs. And after that, honesty, respect, kindness, these are the different cultural and the moral and the ethical values which should be implemented in the school, and rather it's surely happening. Different types of classroom rules, decisions, different types of behavior, conflicts, different types of resources, all these things have been developed when the moral and the ethical values came into existence. Next is educate inclusive practice in the cell. So when we talk about the inclusive practices, small special children come with your class or with your organization and give you a positive feedback, and with that you are developing different types of inclusive setups. Here, when the children are not normal, we give them the ability, we give them the access towards the quality education. So when we talk about Excuse different quality education here, yes, any doubt? हाँ हाँ, मैम एक्सक्यूज मैम मैम एक अर्जेंट वर्क आ गया, क्या मैं जा सकती हूँ, लीव कर सकती हूँ ये क्लास? क्या नाम है मैम आपका? चरणजीत कौर। ओके मैम, आई विल गिव योर अटेंडेंस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेलकम। So, I was talking about the inclusive practices. Now we will work upon the different PTC, that is the parent teacher collaboration. पेरेंट का और टीचर का इंटरैक्शन एक स्कूल ही कराता है। जो बच्चे की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है वो टीचर होता है, और जो पेरेंट होता है वो भी बच्चे की डेवलपमेंट पर शुरू से काम कर रहा होता है, जब से बच्चा इस दुनिया में आया और जब से नहीं आया तब से भी। जो उसकी डेवलपमेंट है उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, सब सिर्फ पेरेंट को ही पता चलता है, और पेरेंट से ही टीचर को पता चलता है, और टीचर से ही स्कूल को पता चलता है। तो ये प्रॉपर कोलैबोरेशन होगा तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट और फिर प्रोग्रेस होगी। अदरवाइज ये सभी चीज पे अड़ंगा लग सकता है। तो स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी की तरह काम कैसे करेगा? उसके लिए उसको प्रॉपर करिकुलम प्लानिंग करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज करिकुलम प्लानिंग? करिकुलम का मतलब क्या होता है? करिकुलम इज द ओवरऑल एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन द स्कूल। एंड व्हाट इज सिलेबस? Syllabus is something where you are giving only the academic part and rest other parts are literally not bothered। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड अलग अलग करिकुलम को डिजाइन करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। या फिलहाल अभी हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, द चिल्ड्रन एज ग्रुप एंड द चिल्ड्रन अप्रोप्रिएट थिंकिंग, different culturally relevant activities, different types of inclusive setups in the classroom can be designed and structured in the CP, that is the curriculum planning. Curriculum planning involves developmentally appropriate practice, which is also called as DAM and DAP. Okay, so the curriculum here is focused more on the cognitive, emotional, and the physical abilities of the child. That means this DAP system is going to work upon these three domains. Next is child centered learning, where we have to make the child learn what the child is understanding। बच्चे को क्या समझ आ रहा है और बच्चे को क्या मिलना चाहिए, ये सारी चीज जो है वो चाइल्ड लर्निंग रिसोर्सेज पर डेवलप होती है। इसके बाद आ जाता है प्लेवे लर्निंग। प्लेवे मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि आप बच्चों को प्ले में इन्वॉल्व करके कई चीजें पढ़ा सकते हो, लाइक कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, नेचुरल, एंजॉयबल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स। So what are the different areas of curriculum now? This is very, very important. Areas of curriculum. Request you to read, and if you have any doubts, you can ask me this curriculum content area.
Yes, language and literacy, mathematics, science, social studies, creative writing, creative art, physical education. Done? So this is the assessment in the ECC. You can take out all these physical activities, can work upon the different assessments. Then, yes, there should be proper curriculum flexibility. Like it many a times it happens, we plan something else and something else happens in the class. So your curriculum should have that much flexibility that yes, the things are done and the children are growing with the overall holistic approach. So please read and go through. If you have any doubts, you can connect with me. So here we have finished with chapter number 8. Request you all to read chapter 8 by the time I'll put on the attendance.